तो इस टाइप की प्रॉब्लम को देख के डरना नहीं है सबसे पहले तो। ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो ये वाले क्वेश्चंस पे आता है। ठीक है, जिसमें डायरेक्टली स्ट्रेस का इन्वॉल्वमेंट है। हमने स्ट्रेस पर भी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो एक बार। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा उन्होंने, द प्लेट हैज़ अ विड्थ ऑफ 0.5 mm। मतलब ये जो रखा हुआ है ना, ये प्लेट है जिसका विड्थ है 0.5 mm। तो ये फ्रंट व्यू ऐसे दिख रहा है। इधर साइड भी एक्सटेंडेड है ये। ठीक है। तो ये वाला जो डायमेंशन है दैट इज 0.5 mm। ये हो गई इसकी विड्थ। ठीक है। क्लियर है। पूरा बना देते हैं इसको। कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये जो नीचे स्ट्रेस दिख रहा है हमको, ये जो सरफेस रखा हुआ है, मतलब जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसके वजह से वो सरफेस एक्सर्ट कर रहा है इस प्लेट पर स्ट्रेस। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है विच इज सिग्मा इज इक्वल टू 15 टाइम्स एक्स टू द पावर हाफ। ठीक है। और एंड पर जो स्ट्रेस है वो 30 मेगा पास्कल है। कैसे पता चला? सिग्मा हमारे पास दे रखा है 15, एक्स का पावर हाफ, लेंथ है 4 मीटर। तो एक्स की वैल्यू एंड पर कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। यहाँ यहाँ से गिनना चालू करा है तो ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर हाफ। तो इट इज 15। 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। तो इट इज 30। ठीक है। तो एंड पर स्ट्रेस कितनी है? 30 मेगा पास्कल। तो वेरीफाई हो रहा है कि ये वाला ही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है। अब अगली चीज आ जाती है, वो क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द फोर्स P अप्लाइड टू द प्लेट एंड द डिस्टेंस वेयर इट इज अप्लाइड। तो हमें फोर्स निकालनी है P, और डिस्टेंस निकालना है कहाँ पर ये अप्लाई करी है फोर्स। ठीक है। तो फोर्स कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो ये एक फोर्स है जो हमने लगाई है, और ये स्ट्रेस है जो जनरेट हो रही है सरफेस पे नीचे वाले। तो इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी कुछ रिजल्टेंट फोर्स आएगी। क्लियर है। तो इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए पी के, इक्विलिब्रियम के लिए। और बाद में दोनों की वजह से जो मोमेंट है वो क्या होना चाहिए? हाँ, जीरो होना चाहिए मोमेंट इक्विलिब्रियम के हिसाब से। तो ये चीजें हमें करनी है। तो दो चीज हम यूज करेंगे, पहला है फोर्स इक्विलिब्रियम, दूसरा है मोमेंट इक्विलिब्रियम। फोर्स इक्विलिब्रियम से हम हमारी फोर्स निकल जाएगी और मोमेंट इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेस का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कोई ऐसे स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो सीधा सिग्मा इनटू ये जो एरिया है, मतलब ये विड्थ, मल्टीप्लाइड बाय ये जो लेंथ है। ठीक है। 4 मीटर या जितना भी है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारा फोर्स आ जाता। ठीक है। इस फोर्स को ही हम बोलते हैं कि फोर्स और पी दोनों बराबर है। क्लियर है। और बाद में मोमेंट भी निकाल लेते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये इसका रिजल्टेंट कितना है और ये कहाँ पर एक्ट कर रही है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है मेरा dF/dA। ठीक है। डेफिनेशन में देखा था हमने स्ट्रेस के। तो dF क्या हो जाएगा? मेरा dF हो जाएगा सिग्मा टाइम्स dA। दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो dF क्या हो जाएगा? मतलब dF का इंटीग्रेशन पूरे एरिया पर हो जाएगा, सपोज नेट फोर्स ड्यू टू दिस स्ट्रेस। और सिग्मा बाहर आ गया था और सिर्फ dA का इंटीग्रेशन हुआ था। किस केस में? जब हमारा स्ट्रेस यूनिफॉर्म था। ये था यूनिफॉर्म वाले के लिए। लेकिन अभी स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। तो वो कैसे करेंगे? सिंपल है। इसको लिख देंगे ऐसा, डीएफ का तो एफ आएगा। ठीक है। इस पूरे की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा उसको एफ बोलते हैं। ठीक है। इस इक्वेशन को वापस यहाँ लिख देता हूँ। सो दिस इज डी एफ एंड सिग्मा क्या है? सिग्मा मेरा दे रखा है, इट इज 15 टाइम्स एक्स रेज टू पावर हाफ। ठीक है। और डीए क्या आ जाएगा? डीए आ जाएगा मेरा एक छोटे से लेंथ के लिए, मतलब नीचे एक छोटा सा डीएक्स एलिमेंट लेते हैं हम, उस पर स्ट्रेस निकालेंगे हम। ठीक है। सो विड्थ तो डब्ल्यू ही आएगी। ये वाला जो डायमेंशन है ये हो गया डीएक्स। ठीक है।
तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा, जिस पर स्ट्रेस एक्ट कर रही है, ये हो जाएगा मेरा W इंटू डी एक्स। ठीक है, तो डी एफ तो आ जाएगा मेरा एफ के बराबर। इस पूरे एरिया पर डी एफ को अगर सम करेंगे तो वो तो आ जाएगा एफ के बराबर। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा 15 टाइम्स, W तो कांस्टेंट है, तो एक्स का पावर हाफ इंटू डी एक्स। ठीक है, और लिमिट क्या होंगी, लिमिट होंगी एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेके 4 तक। पूरा फोर्स निकालने के लिए स्ट्रेस पूरा शुरू से लेके एंड तक एक्ट कर रहा है, तो एक्स की लिमिट होंगी 0 से लेके 4 मीटर तक। ठीक है, 15 W बाहर आ गया। इंटीग्रेट करना है हमें 0 से लेके 4 तक, एक्स का पावर हाफ डी एक्स। आगे जाके इंटीग्रेट करते हैं, एफ हो जाएगा मेरा ये 15W बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या है, 0 से लेके 4, एक्स का पावर हाफ डी एक्स। तो हमें पता है कि एक्स का पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है मेरा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अगर ए से भी लिमिट है तो यहाँ भी ए से भी लिमिट अप्लाई हो जाती है। सेम चीज करेंगे यहाँ पे 15 ओमेगा, या तो 15W नॉट ओमेगा, तो एक्स का पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन। ठीक है, लिमिट हो जाएगी 0 से 4। 15, विड्थ की वैल्यू कितनी है, विड्थ है हाफ मीटर। ठीक है, दे रखा है उन्होंने, तो हाफ मीटर इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब हाफ। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2, और ये हो गया 0 से लेके 4 तक। तो ये हो गया आपका 15/2। 3/2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू, लिमिट रख देंगे यहाँ पे, तो 4 रेस्ट टू पावर 3/2 माइनस 0 रेस्ट टू पावर 3/2। ठीक है, तो ये जीरो वाला तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ बचेगा सर 4। 4 रेस्ट टू पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 का पावर हाफ का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 4 का रूट क्या हो गया 2, और 2 का क्यूब क्या हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो इट इज 15/2 इंटू 2/3 इंटू 8। ठीक है, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 5 15, 5 8 40, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई 40 kN। ठीक है, तो बोलने का तात्पर्य क्या है, बोलने का तात्पर्य ये है कि इस स्ट्रेस के वजह से जो फोर्स हमारी जनरेट होगी रिजल्टेंट, वो होगी 40 kN। ठीक है, तो यहां से हमारा पी निकल के आ जाएगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं इसकी, तो कैसे बनेगी, किस टाइप से बनेगी, स्ट्रेस को रिप्लेस कर देंगे रिजल्टेंट से, तो ये हो गया एफ और ये हो गया पी। तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स है तो सपोज ये वाई है, समेशन एफ वाई जीरो कर लेंगे तो माइनस पी प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो, तो एफ इज इक्वल टू पी। तो पी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एफ के बराबर, विच इज नथिंग बट 40 kN। ठीक है, तो पी की वैल्यू तो आ गई। अब आ जाती है अगली चीज, हमें क्या करनी है। अब हमें मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो एफ तो हमने निकाल लिया, स्ट्रेस की वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। अब ये वाला फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन है मेरा, तो इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि एक्स यहाँ से कितना चालू कर रहे हैं हम, तो इस ओरिजिन से ये एक्स, हाँ ये जो एफ है वो कहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो वो कैसे निकलता है, सिंपल है। नॉर्मल जैसा सेंट्रॉइड वाला अगर आपने पढ़ा है तो वही वाला लॉजिक यूज करना है। तो ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया है इस पर जो स्ट्रेस है, या तो स्ट्रेस, स्ट्रेस की इंटेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा हो गया, तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइटेसिमल फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो गया डीएफ। तो डीएफ हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू ओमेगा डी एक्स। ठीक है, विच इज नथिंग बट सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स। ये हो गया फोर्स यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो मोमेंट एक्ट कर रहा है दैट इज एफ टाइम्स, सपोज एक्स बार पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एफ मेरा यहाँ है। ठीक है, ये सपोज एक्स बार डिस्टेंस पे है, हमें नहीं पता एक्स बार क्या है, तो जो नेट फोर्स आया डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, उसका जो मोमेंट एक्ट कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो मोमेंट है,
ठीक है, मतलब डी एफ इंटू, सपोज ये जो एक्स लिया है हमने वो किसी भी आर्बिट्री एक्स डिस्टेंस पे लिया है, तो इस जो इनफाइनेटसिमल फोर्स की वजह से जो मोमेंट है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि नीचे वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है तो एक ही चीज, मतलब ये जो फोर्स निकाली हमने 40 किलो न्यूटन, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का ही रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो मूवमेंट आएगा वो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगी वो हमें नहीं पता है, तो हमें मोमेंट वाला इक्विवेलेंट लगा के हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक्स डैश डिस्टेंस पर एक्ट करेगी, और अ, हमारा जो इनफाइनेटसिमल फोर्स है डीएफ वो एक्स डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। ठीक है, मतलब हमने जो एलिमेंट लिया है वो एक्स डिस्टेंस दूर है और उस पर फोर्स इतनी लग रही है। अब फोर्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ स्ट्रेस के टर्म में, तो ये हो जाएगा सिग्मा ओमेगा डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, अब सिग्मा को रिप्लेस कर देता हूँ मैं एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो इट इज 15 एक्स का पावर हाफ, डब्ल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ हाफ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या तो फिलहाल के लिए डब्ल्यू ही रखते हैं, डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सारी चीजें एक साथ ला ली, डी एक्स एक साथ ला लिया। अब अगला क्या हो जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा, डब्ल्यू बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ बचा हमारा एक्स का पावर हाफ इंटू एक्स डी एक्स, और लिमिट वापस वही एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 4 तक। क्लियर है, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ इंटू एक्स बार। तो वापस मैं लिख देता हूँ, एफ इंटू एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, 15 डब्ल्यू होगा 0 से लेके 4 तक, एक्स का पावर हाफ इंटू एक्स का पावर हाफ इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर बी दे रखा है, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स का पावर ए प्लस बी। तो यहाँ भी सेम चीज करेंगे, एक्स का पावर हाफ इंटू एक्स लिखा है, तो ये आएगा एक्स का पावर हाफ प्लस 1, विच इज नथिंग बट एक्स का पावर 3/2। ठीक है, तो 15 डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू रख देते हैं, ओमेगा ओमेगा लिख के कोई मतलब नहीं है, तो डब्ल्यू इज हाफ, 15/2 हो गया। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू हाफ है, वेट 0.5 है, 0 से लेके 4, एक्स का पावर 3/2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पिछले स्लाइड में ही बताया था मैंने, इस टाइप से निकालते हैं, तो सेम लॉजिक यूज करेंगे। तो 15/2, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ठीक है, ये पावर में 1 हो रहा है भाई, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, सो इट इज 15/2, 3/2 प्लस 1 हो जाएगा 5/2, तो एक्स का पावर आएगा 5/2, नीचे भी हो जाएगा आपका 5/2। सॉल्व करेंगे इसको तो 15/2, 5/2 ऊपर चला गया, तो इट इज 2/5, एंड लिमिट थी अपनी 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, 0 वाले पार्ट का तो कुछ करना नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। सो इट इज 4 का पावर 5/2 माइनस 0 का पावर 5/2, जो कि हो जाएगा 0, तो छोड़ो इसको। तो 4 का पावर 5/2 क्या आएगा, 4 का पावर 5/2 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर हाफ का पावर 5। ठीक है, 4 का पावर हाफ इज 2, तो इट इज 2 का पावर 5, सो विच इज नथिंग बट 4 इंटू 2 का क्यूब 8। ठीक है, मतलब 32 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 32, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो इट इज 3, 3 इंटू, ये 4 का पावर 5/2 का आंसर क्या था, 32, और ये था आपका एफ इंटू एक्स बार। तो एफ इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 3 इंटू 32। एफ की वैल्यू थी 40, 40 इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 3 इंटू 32, तो 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, तो एक्स बार आ जाएगा 4 3 जा 12, 5 इधर आ जाएगा 5, तो एक्स बार आ गया 2.4 मीटर शायद। ठीक है, तो देख लेते हैं, 12/5 4.5 हो रहा है, 12/5 2.4, ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 2.4। ठीक है, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये 2.4 मीटर पर एक्ट करेगा, 2.4 मीटर पर एक्ट। क्लियर है, अब आ जाती है पी का डिस्टेंस कितना होगा।
अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है और इक्विलिब्रियम आपको समझ में आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि पी भी सेम ही डिस्टेंस पर एक्ट करेगा ओरिजिन से। ठीक है, क्योंकि अगर कोई और डिस्टेंस होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में गैप रहता है तो यहाँ पर कपल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसलिए ये भी मतलब पी का लाइन ऑफ एक्शन और ये जो एफ है मेरा, एफ का लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम रहेगा। बट अगर नहीं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो निकाल के देख लेते हैं। सपोज ये पॉइंट ए ओ है तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू जीरो बोल देंगे। पॉइंट फोर की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, मतलब एफ की वजह से, तो एफ इंटू 2.4। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव बोल देते हैं। पी की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है तो इट इज पी इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। तो एफ की वैल्यू है 40, इट इज 2.4। पी की वैल्यू भी है 40 एंड डी, सो योर डी इज इक्वल टू 2.4 मीटर। ठीक है, तो मोमेंट इक्विलिब्रियम से भी सेम चीज निकल के आ रही है कि पी का लाइन ऑफ एक्शन और एफ का लाइन ऑफ एक्शन सेम रहना चाहिए। ठीक है, और कॉमन सेंस से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि दोनों अलग अलग, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं तो सिस्टम में मोमेंट क्रिएट हो जाएगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए, मतलब दोनों कोलिनियर होने चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन तो छोड़ दो, दोनों कोलिनियर होने चाहिए। तो आई होप डी भी निकल गया अपना, डी निकल गया 2.4 मीटर एंड एफ निकल गया अपना 40 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इस टाइप की प्रॉब्लम से बिल्कुल डरना नहीं है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक तो अगर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, फिर वो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा वो कैसे पता करता है, वो सारी चीज़ें पता चल गई होगी। और अगर सिस्टम में सिर्फ दो फोर्सेस प्रेजेंट है और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो दोनों कोलिनियर होनी चाहिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले पढ़ाते ही है। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।